क्या अब भाजपा पंजाब में खुद अपने दम पर लड़ने जा रही है? वो अपने लेवल पे इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने अकाली दल को काफ़ी टारगेट किया अपनी बात में। भाजपा अब यही सोच रही है कि अपने बल पे वो चुनाव में जाएंगे। इधर पंजाब में जनरल इलेक्शन में जो वोटिंग होता है वो अलग तरीक़ों से होता है, तो जब असेंबली में वोट होता है तो पिच्ड बैटल रहता है। जहाँ पे इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए, जो वो बोलते हैं कि शहीद हुए हैं, तो वो सभी सब रिजेंटमेंट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये है, कल उन्होंने हरी पगड़ी भी बांधी, तो इसलिए यही बात उन्होंने बताई कि हम किसानों को लेना चाहते हैं साथ में, उनके लिए बांधी है हरी क्रांति वगैरह। तो ये होमवर्क तो उनको पता है। तो जो आप अखंड भारत की बात कर रहे थे या सभी कुछ एक सा है, तो वो तो आप मान गए हो कि पंजाब में सब कुछ एक सा नहीं है। अगर आपको पंजाब में आना है तो पंजाब के लोगों की भाषा में बात करनी पड़ेगी। तो वो तो एटलीस्ट उन्होंने एंडोर्स किया है अपनी बात से। जो भाजपा का संगठन है वो इतना बड़ा नहीं है यहाँ पे, तो उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि पंजाब में क्या उसकी जड़ें नहीं फैल रही हैं या फैल चुकी हैं, अभी फल आने बाकी हैं? यहाँ पे इलेक्टोरल गेन में अभी तक भाजपा नहीं आ सकी है। उसकी बेसिक वजह तो सिख फैक्टर, जो जिस ईडीएम में भाजपा चुनाव लड़ती है, पंजाब में वैसे ईडीएम से चुनाव होता ही नहीं है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन। आप भारत माता की जय बोलोगे, आप जय श्री राम वगैरह, ये जो चीज़ें हैं, ये इस ईडीएम में पंजाब में चुनाव नहीं होता है। तो वो ईडीएम लोकल ईडीएम रहता है। तो ये है कि उस ईडीएम में भाजपा मार खा रही है। दूसरा ये है कि जो कल्चरल कैपिटल है पंजाब का, जो उसका कल्चरल स्पेस है, उसमें जो आरएसएस और भाजपा का जो सारा डिस्कोर्स है, उसकी कोई स्पेस नहीं है। अगर भाजपा यहाँ भी सरकार बना भी लेगी तो भाजपा इज़ लैकिंग विद द ट्रस्ट। लेकिन ये जो हरा पग बांधा है, तो पग बांध के ट्रस्ट तो बांध ही रहे हैं कि भाई मैं भी तुम्हारी जैसे ही हूँ। ठीक है, दे आर ट्राइंग हार्ड फॉर द ऑप्टिक्स। दिल्ली में जो चर्चा चल रही है, वो ये चर्चा चल रही है कि अकाली इस बार ख़त्म हो गए, अकाली लूज़र है। आपको क्या ज़मीन पर पता चला? अकाली दल को काफ़ी बड़ा खसारा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब में एक बड़ा फैक्टर यही है कि नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो फेस है, ही इज़ बीइंग डिसलाइक्ड द मोस्ट। दे आर स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट दैट मोदी मैजिक विच नेवर वर्कड इन पंजाब। आप अभी किस पार्टी को किस पायदान पर देखते हैं? मेरे को लग रहा है कि अभी आम आदमी पार्टी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं आज की तारीख में। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्र की टीम इस वक्त पंजाब में है, पंजाब में चंडीगढ़ में है। आने के कई कारण हैं, यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि चुनाव का क्या माहौल है। साथ में हम इतिहास को भी समझ रहे हैं, जिस तरह से सिख और मुसलमानों को लेकर एक दूरी पैदा की जा रही थी, इतिहास को लेकर उनका असली इतिहास क्या है। तो ये मकसद हमारा यहाँ पर आने का था। आज 18 तारीख है। 17 तारीख को जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी आए, उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह का शासनकाल की तारीफ़ की। साथ में ये भी कह दिया कि बहुत ज़्यादा आज के वक्त में नशा हो रहा है, गैंग वॉर हो रही है, गोलियां चल रही हैं। और दूसरा जो सबसे अहम सब्जेक्ट आजकल बन गया है पंजाब को चर्चा में, वो हो गया है एक मूवी सतलुज को लेकर। तो इन सब को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ युवा पत्रकार हैं। एक इनका अपना चैनल है एजेंडा पंजाब ना, और क्या बड़ा प्यारा सा नाम है आपका? गुरशमशीर साहब है। देखिए, गुरशमशीर, ये दोनों नाम ही को आप समझ सकते हैं कि कितनी मिठास है, और जो हम लोग एकता और भाईचारे के लिए आए हैं उसकी ये नाम भी मिसाल है। तो जैसा बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र को वक्त देने के लिए। सबसे शुरुआत हम करते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है, तो क्या अब भाजपा पंजाब में खुद अपने दम पर लड़ने जा रही है? आपको क्या लगा उनकी बातचीत से? उनकी बातचीत से मेरे को भी यही लगा कि वो अपने लेवल पे इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने अकाली दल को काफ़ी टारगेट किया अपनी बात में। अदरवाइज़ अगर अलायंस पार्टनर अकाली दल रहा है इतने साल, 25 साल के करीब, 1996 का जब इलेक्शन हुआ था तब अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था अकाली दल ने, तभी से ये चलता रहा है। किसान आंदोलन में आके वो जो अलायंस था वो टूटा था। तो उसको सीधे रूप से टारगेट करना, तो यही सीधा इंडिकेशन है कि भाजपा अब यही सोच रही है कि अपने बल पे वो चुनाव में जाएंगे इधर पंजाब में। पर ये कहने की बात सही है, आप टारगेट कर सकते हो, पर ये करके दिखाना बहुत अपहिल टास्क है। बीजेपी जो ट्रेडिशनली सिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ जनसंघ यहाँ पे कोई ज़्यादा खास कर नहीं सकी है। जब पीक भी था बीजेपी का अकाली दल के साथ, तो 19 सीटें इनकी आई थी असेंबली में।
तो इनका जो अभी बोल रहे हैं कि 2024 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें हमने 19% के करीब वोट शेयर खरीदा, जो लिया मतलब कि सॉरी, तो वो जो बोला जा रहा है कि 19% के करीब हमने ले लिया, अमित शाह ने भी बोला ये। तो ये था कि जनरल इलेक्शन में जो वोटिंग होता है वो अलग तरीक़ों से होता है। तो जब असेंबली में वोट होता है तो पिस्ट बैटल रहता है। तो पिस्ट बैटल में क्यों कोई जो मतलब कि 45 सीटें जो कि देहात के क्षेत्र की आती हैं, तो वो क्यों लोग जाएंगे जहाँ पे इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए, जो वो बोलते हैं कि शहीद हुए हैं। तो वो सभी सब रिजेंटमेंट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये है, कल उन्होंने हरी पगड़ी भी बांधी, तो इसलिए यही बात उन्होंने बताई कि हम किसानों को लेना चाहते हैं साथ में, उनके लिए बांधी है हरी क्रांति वगैरह। तो ये होमवर्क तो उनको पता है कि विच सेक्शन इज़ मोस्ट आपसे एलिनेटेड है, तो वो पीजेंट्री का सेक्शन है, तो उसको वो टारगेट करे। अदरवाइज इट वाज बीइंग एक्यूज्ड फॉर ऑल अदर रीजन जो पीजेंट्री थी। तो अभी दूसरे प्लैंक में आए हैं कि जिसमें आप महाराजा रणजीत सिंह की भी बात कर रहे हो, आप किसानों की भी बात कर रहे हो। तो जो आप अखंड भारत की बात कर रहे थे या सभी कुछ एक सा है, तो वो तो आप मान गए हो कि पंजाब में सब कुछ एक सा नहीं है। अगर आपको पंजाब में आना है तो पंजाब के लोगों की भाषा में बात करनी पड़ेगी। तो वो तो एटलीस्ट उन्होंने इंडोर्स किया है अपनी बात से। अभी भाजपा को कितना बेनिफिट होगा इन सभी का, वो डेरा को लेके, डेरा बल्ला या कोई और डेरा। तो इसलिए जब आप डेरा के आप एक चुने हुए प्रधानमंत्री हो, आप क्लेम करते हो कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपका सबसे बड़ा मेंबरशिप ड्राइव है, आपके पीछे एक बड़ी संस्था है आरएसएस की जिसका आइडियोलॉजिकल वो सारा बैकग्राउंड है, पर उसके बावजूद आप जब ऐसी बात कर रहे हो कि आपको एक कन्विंसिंग के लिए, चुनाव की कन्विंसिंग के लिए एक आप आ रहे हो एक सूबे में जहाँ पे आपकी पहले कोई सरकार नहीं रही है, उसमें आपको यू आर होपिंग टू हैव अ सपोर्ट फ्रॉम एक डेरा से। आपको डेरा से सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको एक आपका संगठन की मजबूती अपने लेवल पे होनी चाहिए। तो आप डेरा की सपोर्ट लोगे, इसका एक बात तो आप इंडोर्स कर दो कि यू डोंट हैव दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट पावरफुल कि आपको वो वोट जितवा सके। तो एक तो ये उन्होंने इंडोर्स किया है बार बार डेरा बल्ला आके या और डेरों में आके कि जो भाजपा का संगठन है वो इतना बड़ा नहीं है यहाँ पे, तो उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत है। एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि हम लोग देख रहे हैं कि आरएसएस इतना मजबूत संगठन है, हर राज्यों में, इतने सारे राज्यों में भाजपा की सरकार हो गई है, लेकिन आपको क्या एहसास होता है, आप क्या समझते हैं कि पंजाब में क्या उसकी जड़ें नहीं फैल रही हैं या फैल चुकी हैं, अभी फल आने बाकी हैं? नहीं, देखो आरएसएस शुरू से ही कोशिश करता रहा है सिंस फ्रॉम प्री पार्टीशन टाइम। जो ये आर्य समाज था, ये एक आरएसएस का ही एक रूप था पहले। तो ये एक हिंदू राइट का लगातार प्रेजेंस रहा है यहाँ पे, अभी भी है। पर ये है जो यहाँ पे इलेक्टोरल गेन में अभी तक भाजपा नहीं आ सकी है, उसकी बेसिक वजह तो सिख फैक्टर है, एज सिंपल एज दैट। तो वो ये है कि वो रूरल सेगमेंट में जब यहाँ पे चुनाव है, जो चुनाव का पूरा ईडीएम है पिछले 80 साल में जैसे चुनाव हुआ है, जो जिस ईडीएम में भाजपा चुनाव लड़ती है, पंजाब में वैसे ईडीएम से चुनाव होता ही नहीं है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन। आप भारत माता की जय बोलोगे, आप जय श्री राम वगैरह, ये जो चीज़ें हैं, ये इस ईडीएम में पंजाब में चुनाव नहीं होता है। तो वो ईडीएम लोकल ईडीएम रहता है। तो ये है कि उस ईडीएम में भाजपा मार खा रही है। दूसरा ये है कि जो कल्चरल कैपिटल है पंजाब का, जो उसका कल्चरल स्पेस है, उसमें जो आरएसएस और भाजपा का जो सारा डिस्कोर्स है, उसकी कोई स्पेस नहीं है। वो कल्चरल स्पेस में बिल्कुल भाजपा एब्सेंट है। तो यही है, वो गिमिक्स करते हैं, मतलब कि जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन दूसरी पार्टियों के लेके अकाली दल को तोड़ के, अभी तो कोई बहुत बड़ा अकाली दल भी नहीं है, कोई इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं है जो अपोज कर रही हो हेलमेट, अभी तो सोसाइटी अपोज कर रही है। तो ये एक सोसाइटी का फाइट है जो चल रहा है। तो उसमें बेसिक मेरे को लगता है अर्थमेटिक का इशू नहीं है भाजपा को, वोट उनकी आ भी जाएगी। अगर भाजपा यहाँ भी सरकार बना भी लेगी तो भाजपा इज़ लैकिंग विद द ट्रस्ट। ट्रस्ट का उनको बड़ा फैक्टर है कि ट्रस्ट नहीं है लोगों का। लेकिन ये जो हरा पग बांधा है, तो पग बांध के ट्रस्ट तो बांध ही रहे हैं कि भाई मैं भी तुम्हारी जैसे ही हूँ। ठीक है, दे आर ट्राइंग हार्ड फॉर द ऑप्टिक्स कितना नीचे लेके आएगा रूरल पीजेंट्री को जो इतनी एलिनेटेड है। क्योंकि जो अभी जब किसान आंदोलन हुआ तो वो बिल आपने वापस ले लिए,
पर अभी जो उसका एमएसपी का इशू था तब जैसे किसानों को उठाया गया, उसके बाद जो पंजाब यूनिवर्सिटी का इशू आया था, इसकी जो उसको सेंटर में लेने का इशू था, फिर ये बीबीएमबी का इशू था जिसमें सेंटर उसको इंक्रोच कर रहा था भाखड़ा डैम को। तो जो सारे पेनफुल इश्यूज़ हैं पंजाब के, वो इश्यूज़ को एड्रेस एक सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। तो उनको बड़ा इशू किसान आंदोलन में भी ये नहीं था कि हमको कानून उसको करवाने, वो एक पार्ट था। देवर फाइटिंग कि हमारा जो आइडेंटिटी है, जो हमारी एक हस्ती है, कल्चरल स्पेस है, वो ख़त्म की जा रही है विद इन लार्जर डिज़ाइन ऑफ आरएसएस। तो अभी 84 के बाद पंजाब का जो सिख है या अदरवाइज़ हिंदू भी पंजाब का, तो अभी प्रवासी काफ़ी आया है पंजाब में, बाहर से काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो उससे भी लोग थोड़ा सा आहत हुए हैं कि बीजेपी को ये पक्का वोट बैंक जाएगा, ये लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं, तो इनका वैसा लैंड के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है। तो वो इशू सभी को आ रहे हैं। तो पंजाब की सोसाइटी का जो है, क्योंकि एंटी पाकिस्तान एक और बड़ा फैक्टर है, एंटी पाकिस्तान, तो एंटी पाकिस्तान फैक्टर पंजाब में चलता नहीं है। तो दिल्ली की मैं आपको बात बताऊँ, दिल्ली में जो चर्चा चल रही है वो ये चर्चा चल रही है कि अकाली इस बार ख़त्म हो गए, अकाली लूज़र हैं। आपको क्या ज़मीन पर पता चला? अकाली दल को काफ़ी बड़ा खसारा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अकाली दल अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसकी वजह पर भाजपा का मजबूत होना नहीं है, उसका अपना इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो ओवर द ईयर्स, क्योंकि ये सिख समाज की एक पार्टी थी, मिनॉरिटी की एक पार्टी थी, तो ओवर द ईयर्स जैसे वो मॉरल डिके में गई, जैसे वो अपना वो स्टांस छोड़ती गई, तो इसमें सैक्रिलेज के इशू हुए थे 2015 में, तो दैट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट एक्चुअली। तो वो तभी से थोड़ा वीकन होते होते अभी यहाँ पे हैं। वहाँ पे वो जो फैमिली डायनामिक्स है, जो फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है बादल परिवार का, उसका भी बड़ा रोल है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाजपा को मतलब कि इससे को फ़ायदा मिल जाएगा। रादर अगर हम सोचना चाहें कि ऐसा रस्टलेस जो समाज है पंजाब का, जो सिख समाज कह लीजिए या रूरल पंजाब में, तो उस भाजपा के लिए, भाजपा जैसी पार्टी के लिए ये अच्छा है कि अकाली दल जैसी फोर्स बची रहे, बिकॉज दैट इज़ अ कवर एक्चुअली। तो टू डायरेक्ट फायर आप पे नहीं आएगा। तो वो अभी ये जो कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि अकाली दल के अपने क्राइसिस हैं। जितना अकाली दल क्राइसिस में जाएगा उसमें पंजाब के लोगों को, सिख समाज को भी इशू बनेंगे, पर भाजपा और किसी भी ऐसी ताकत जो कि सेंटर में होगी उसके लिए इशू बड़े बनेंगे इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो एक बॉर्डर स्टेट में ऐसा रेस्टलेसनेस अगर रहेगा तो फिर आपको कोई यू वोंट बी हैविंग एनीवन फॉर नेगोशिएशन इवन, आप बात किससे करोगे। तो ऐसा है, ये चैलेंज है। अभी अमृतपाल जो की पार्टी है, जो अमृतपाल वारिस पंजाब दे, वो उनको सपोर्ट मिल रहा है। जो यहाँ से खिसकेगा अकाली दल से वो उधर जाएगा। तो वो जा रहा है, तो वो कितना डेंट डालेगा ये अभी देखना होगा। एक दूसरा ये भी है, हम लोग समझना चाहेंगे, जो पिछले कुछ टाइम से भगवंत मान जी की खबरें आ रही थी, अकाल तख्त ने भी उनको किया था, और जो चर्चा हो रही थी, तो उसका असर क्या पड़ेगा आने वाले चुनाव में? पंजाब की जनता उसको क्या इस तरह से देखती है? नहीं, उसका असर इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो एक इमोटिव इशू था। वो अकाली ही एक लेवल पे उसको उठवा रहे थे, वो इशू था अपने लेवल पे, पर उसकी एक डायनामिक्स होती है कि किसी इशू को आपको कब उठाना है, कैसे उठाना है। तो उसके पीछे जो अकाल तख्त के जथेदार हैं वो अकाली दल बादल के अपॉइंटी होते हैं, तो वो किस इशू को उठाते हैं, किसको नहीं उठाते हैं, उसका बड़ा राजनीतिक महत्व होता है। तो वो उन्होंने कोशिश किया, उसके बाद फिर बात बना नहीं। अभी सतलुज फिल्म आ गया तो वो सारा इशू ही डाई डाउन हो गया। हम सतलुज से बात करेंगे, उससे पहले कांग्रेस की भी बात कर लें। हाँ जी। कांग्रेस में भी बड़ा खींचतान चल रही है, चन्नी साहब बड़े नाराज से हैं, राहुल गांधी से मिलना चाह रहे हैं, इधर प्रेसिडेंट को लेकर चल रहा है। तो कांग्रेस फिर गेम से बाहर हो रही है, लूज़र बन रही, कैसे आप देख रहे हैं? हाँ, जैसे मतलब कि हम अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसको फीफा वर्ल्ड कप की भाषा में कहें तो ये है कि सेल्फ गोल में लगी हुई है कांग्रेस। तो सेल्फ गोल कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ऐसी स्थिति में जब आम आदमी पार्टी का फेलियर हो रहा था पंजाब जैसे स्टेट में, जहाँ पे बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते हैं रूरल सेगमेंट्स में या अदरवाइज़, तो उसमें कांग्रेस का बेस्ट चांस था। अभी भी
था, पर अभी मेरे को लगता नहीं है कि कांग्रेस रिकवर कर पाएगी, क्योंकि काफ़ी समय निकल गया और जो उनकी हाई कमांड है वो जो लोगों की आवाज़ है उसको दरकिनार करके और दूसरी तरफ जा रही है। तो अभी इनका आपस में जो आगे कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाएगा। जैसे कि दो धड़े उसमें बन गए हैं। हाँ। जो अभी प्रेजेंट लीडर हैं जो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनके खिलाफ जो लोग एक बार चल गए हैं वो कैसे ही उनकी लीडरशिप में वो इलेक्शन लड़ लेंगे या वो कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। तो कांग्रेस इज़ वेरी सॉरी स्टेट इन अ वे कि दे आर द बेस्ट कंटेंडर्स फॉर द विन, बट दे मे बी प्रूव लास्ट। पर स्टिल कांग्रेस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन द टर्म्स ऑफ कि कांग्रेस को लोग चाहते हैं उनकी आइडियोलॉजी की वजह से। ओके। तो जो अभी अकाली दल ख़त्म हो रहा है, तो उनको क्या लगता है कि नेशनल लेवल पे कोई फोर्स है जो उनको थोड़ा बहुत स्पेस दे सकती है, तो वो कांग्रेस को उनको लगता है। 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें जो राहुल गांधी का जो एक स्टांस था कॉन्स्टिट्यूशन को लेके या नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, उसको ऑनर किया गया था। पंजाब में उसको 8 सीटें मिली थी, 13 सीटें टोटल हैं यहाँ पे। तो वो वहाँ पे पंजाब कांग्रेस का कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी वहाँ पे वो की है, उन्होंने कोई उसमें मेहनत की थी, ऐसा नहीं था। वो राहुल गांधी के ही जेस्चर पे, जैसे वो भारत जोड़ो में आए थे और जो मोदी के ख़िलाफ़ वो बोलते हैं। तो पंजाब में एक बड़ा फैक्टर यही है कि नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो फेस है, ही इज़ बीइंग डिसलाइक्ड द मोस्ट। ओके। सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द किसान आंदोलन, और इट्स राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब ये 2014 में आए थे तभी से। तो इनका अभी भी भाजपा क्या इशू वहाँ कहाँ अटके हुए हैं, वो दे आर स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट दैट मोदी मैजिक विच नेवर वर्कड इन पंजाब। ओके। सो दिस इज़ द पॉइंट। दूसरा, अगर एक इससे पॉलिटिक्स का ये लास्ट सवाल है, आप अभी किस पार्टी को किस पायदान पर देखते हैं? मेरे को लग रहा है कि अभी आम आदमी पार्टी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं आज की तारीख में। हाँ। क्योंकि उसकी वजह जो है, जो उन्होंने जो फ्री बीज का इशू है या जो कुछ चीज़ों में उन्होंने कुछ नई चीज़ें की हैं, तो वो सारा कुछ नॉट ऑल द हैप्पी मैरिज, बट स्टिल दे आर गिविंग सम थिंग्स। अभी जो वेंडेटा होता था, पुलिस जो अकाली गवर्नमेंट में या कांग्रेस गवर्नमेंट में जैसे रूरल क्षेत्र में जैसे वो होते थे फ्रिविलियस FIRs वगैरह, वो चीज़ें नहीं हुई हैं इस राज में। तो इनको जो 1000 रुपया देने वाला बात है या बिजली वाला बात है, भगवंत मान का जो अपना पॉपुलैरिटी है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर्स ही इज़ स्लाइटली बेटर। अच्छा, अब हम ये भी समझ लें एक चीज़, क्योंकि आप भी एक माइनॉरिटी ताल्लुक़ रखते हैं, कि माइनॉरिटी सिख हो या मुस्लिम हो, ये लोग कोई अपना लीडर क्यों नहीं बना पाए, क्यों नहीं चुन पाए? इस पे कभी आपने सोचा है कभी? देखिए, जैसे मतलब कि अगर हम मुस्लिम का बात करें तो जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी, सच्चर कमेटी रिपोर्ट का जो फाउंडेशनल फाइंडिंग था वो यही था कि जब से 47 से जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप इस कम्युनिटी को नहीं मिल पाई। उसका बड़ा रीज़न तो यही था कि जो बड़ी अच्छी लीडरशिप थी तो वो तो सारी पाकिस्तान में इनखला कर गई थी। तो तभी जो लोग बचे थे उनमें से कुछ लोग आने की कोशिश हुई, थोड़े बहुत लीडर रहे, तो वो धीरे धीरे कम होता गया। और इसमें जो सिखों का केस है या ईसाइयों का केस है, तो आप देखोगे कि ईसाइयों ने तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें कोई बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, या एक जगह पे नहीं है, स्कैटर्ड है काफ़ी जगह पे। तो पंजाब में एक स्पेशल केस हुआ कि जब ये 66 में जब पंजाबी सूबा बन गया, तो तब ये सिखों का एक मेजॉरिटी, एक जमावड़ा बन गया एक स्टेट में। तो वहाँ पे अकाली दल एक रिप्रेजेंटेशन करता रहा एज एन ऑर्गेनाइज्ड फोर्स सिखों की। बट द डेथ ऑफ अकाली दल और अ डिके ऑफ अकाली दल इज अ क्लासिक केस दैट हाउ अ माइनॉरिटी पार्टी कैन बी किल्ड। एंड आप देखोगे कि अकाली दल का जो केस है 100 साल पुरानी पार्टी है, अभी 105 साल हो गए हैं, तो 1920 में आई थी ये। तो अभी देखो जो अकाली दल से डिस्ट्रस्ट हुआ है, तो वो क्लासिक केस है। उसमें आप उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हैं, पर आप यू कैन नॉट निगेट द फैक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। उन्होंने हर जगह पे राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो मिनॉरिटी बेस्ड पार्टी थी पहले, उनको एक सेकुलरिज्म के कोर्ट में डाल के वो उनकी एग्जिस्टेंस से ही उनको क्रिमिनल दिखाया गया राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग।
तो अकालीज के साथ तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब नेहरू का ज़माना आया था तो नेहरू को ये लोग जो करते हैं आरएसएस वाले क्रिटिसिज्म करते हैं अपने एंगल से, पर पंजाब में उसका क्रिटिसिज्म अगले अलग एंगल से है। तो नेहरू वाज अ वेरी डिसलाइक्ड फिगर इन पंजाब बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उन्होंने जो अकाली दल की या सिख असर्शन, सिख आइडेंटिटी की असर्शन थी, उसको उसने कम्युनल बताया। उस सारे जब ये 84 भी हुआ था, जब ये सारा कुछ था, तो उनको कम्युनल ही बताया जा रहा था। तो जो बात, तो ये एक बड़ा डिस्कोर्स था जो इसमें जो पढ़े लिखे सिख थे या जो लोग नरेटिव बिल्ड करने की कैपेसिटी में थे, दे स्टार्टेड टैगिंग देमसेल्व्स विद द लार्जर नरेटिव कि हाँ भाई हम इसमें बुरे ना बन जाएं या हमें कोई कम्युनल ना बोल दे। तो ये एक था कि सिस्टमेटिक तरीके से कुछ गलतियाँ, कुछ वो एक पंजाबी में है कि कुछ शहर दे लोग भी जालम सी, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो वो दोनों चीज़ें हुई, वो स्टेट का फैक्टर भी है और कुछ इन पार्टियों ने अपने अंदर जो इनका ज़रूरी था, बीइंग मिनॉरिटी पार्टीज़, दे हैव टू बी अप टू द मार्क, तो वो जिम्मेदारी वे नहीं निभा पाए हैं। और मेरे को लगता है कि जैसे इंडिया और यहाँ पे नहीं खाली, चलो खैर बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो उन्होंने मिनॉरिटी क्वेश्चन ही ख़त्म कर दिया, वहाँ पे तो इतनी सीजेबल मिनॉरिटी ही नहीं है कि वो कोई पार्टी बना सकें, तो वो तो एक रहमो करम पे हैं। जैसे ये एक बड़ी संख्या थी मुसलमानों की इंडिया में, तो इतने बड़ी पॉपुलेशन को कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना मिले, तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द स्टेट, वॉल्यूम्स अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया, कि जिसको बोला गया था कि सेकुलर इंडिया है। तो इट्स ब्लेटेंटली डी फैक्टो यू आर रनिंग अ मेजॉरिटेरियन स्टेट। तो आप उसमें ऐसे हालात ही बना रहे हो जिसमें मिनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन वैसे ही नहीं रहेगा। तो आप बोलोगे कि हम तो कुछ नहीं बोल रहे, आप आ जाओ, जब आप स्ट्रक्चर ही नहीं बचने दोगे या खड़ा ही नहीं होने दोगे। अभी जब अकाली दल यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है तो कई पार्टियों ने कोशिश की है, अभी अमृतपाल की पार्टी भी कर रही है, तो हाउ ही इज़ बीइंग ट्रीटेड तो हमने सभी ने देखा है। तो ऐसी ही कोई भी एफर्ट जो होती है जो जिसमें मिनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की कोशिश हो सके, वो उस एफर्ट को बड़े तरीके से सर्कल किया जाता है, तो वो उसमें कामयाब है अभी तक स्टेट। तो ये अभी देखना होगा, जो चैलेंज बड़े चैलेंज हैं कि मिनॉरिटी का जो, ये ऐसा इशू नहीं है कि इलेक्शन में इशू है, ये रोज़मर्रा के इशू हैं। तो रोज़मर्रा के इशू को अगर आपने डील करना है तो आपको यू नीड अ परमानेंट फोर्स जो आपके, अभी देखिए जो पंजाब के केस में जैसा भी है, अभी एसजीपीसी एक बॉडी है, जब भी कोई इशू होता है तो एसजीपीसी बोलती है या उस पर एक प्रेशर बनता है बोलने का, तो कितना भी कर रही है चलो अलग बात है, बट देयर इज़ अ बॉडी। तो अगर यही नहीं रहेगी तो फाउंडेशनल क्वेश्चन अभी हिंदू राइट की तरफ से क्या आ रहा है, जो ये सारी रिजेंटमेंट के तरफ से, कि इसको डिसमेंटल कर दो एज अ बॉडी। सो ये क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि जैसा भी स्ट्रक्चर है, कुछ भी है, वो रिप्रेजेंटेशन के सारे एवेन्यूज आपसे निकाल लेना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, ये अभी मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ को देखना है कि उन्होंने इस सारे मेजॉरिटेरियन इंडिया में कैसे नेविगेट करना है, कैसे अपने संगठन, कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी को बिल्ड करना है, सो दैट दे कैन बी बेटर रिप्रेजेंटेड। दूसरा भी ये आखिरी सवाल, क्योंकि सतलुज पे बहुत चर्चा हो रही है पंजाब 1985 का, आप उस वक्त कितने साल के थे? आपने सुना था, देखा था? मैंने भी सुना ही था। मेरे को तब मैं 7 साल का था जब ये 95 में जब उनको उठाया गया था। जो हमको खालरा साहब का तो बाद में पता चला, पर चीफ मिनिस्टर का पता चला था। चीफ मिनिस्टर जब मरे थे तो हमको छुट्टियां हो गई थी स्कूल में, तो वो शुक्रवार और वीरवार का दिन था, वो सोमवार को लगा था स्कूल, इतना याद है। तो बट द पॉइंट ये है कि सतलुज, देखिए EH कार एक अपने हिस्टोरियन हुए हैं ब्रिटेन के, तो उन्होंने बोला था कि हिस्ट्री इज इन कॉन्टीन्यूस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो अगर आप हिस्ट्री के जो इनकन्वीनियंट ट्रुथ्स हैं, इफ़ यू ट्राई हार्ड टू हाइड देम एंड देन दे विल बूमरैंग। तो बूमरैंग इस लिहाज से होते हैं, फिर वो इंटरप्रिटेशन अपने लेवल पे होती है उसकी। वो फिर आपने तो कोई कोशिश नहीं की, तो इतने बड़े घाव हैं, तो घाव को जब आप नहीं सिलोगे तो वो बड़े बुरे तरीके से गैंग्रिक बन के निकलेगा। तो वो मेरे को लग रहा है कि एक एफर्ट हुई है। जसवंत सिंह खालड़ा की जो लाइफ है, पंजाब के काफ़ी हिस्से को उसके बारे में पता था, ऑलरेडी पता था, बट टू द पीपल एट लार्ज एट द नेशनल लेवल ये नहीं पता था। तो ये जुडिशल रिकॉर्ड जो 95 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 2005 में जो CBI कोर्ट का जजमेंट आया, उस पे जुडिशल रिकॉर्ड पे फिल्म बनी है
कि एक बंदा जिसने, और खाली उसका जो काम था 2097 जो उन्होंने लाशें अनआइडेंटिफाइड करके जलाई गई थी लावारिस करके, उसको उनका जो डेटा निकाला था उन्होंने, तो उस डेटा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सीबीआई की इंक्वायरी मार्क की, नॉट ओनली इन खालड़ा केस बट अदर केस ऑल्सो। जो उसका वर्क था 2095 उसमें अभी 200 से 250 जो पंजाब पुलिस के जो मुलाजिम हैं उनको अभी तक कन्विक्शंस हो रही हैं उन मामलों में, और एक भी केस, कोई भी केस डिसप्रूव नहीं हुआ, 100% कन्विक्शन है। तो अगर आप देखो कि अगर उन सारे केसों में एक गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी समझती, इंक्वायरी बिठाती, तो कितने केसेस निकाले जा सकते थे। तो एक वो सिंबल है, ऐसे जस्टिस तो कभी नहीं मिलेगा उसमें पूरा, तो एक वो जेस्चर है जो खालड़ा साहब का वर्क है। ही हैज़ एबल टू प्रूव द पॉइंट कि जो पंजाब में हुआ दैट वाज अ फेक एनकाउंटर, तो लार्ज स्केल पे फेक एनकाउंटर हुआ। तो वो अभी जो आया है उसमें तो जुडिशियल रिकॉर्ड पे फिल्म बना है। रॉनी स्क्रूवाला एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने बनाया है। तो इसलिए ये बवाल खड़ा हो रहा है, बवाल इस बात पे खड़ा हो रहा है कि एक नया पक्ष आया इस बात पे। एक पहले से तो चल ही रहा था कि आतंकवाद था, उस आतंकवाद बड़ा भयंकर था, उसको बड़े तरीके से, बड़े दिलेरी से ये जो पंजाब की पुलिस ने इसको सही कर दिया, ये तो चल ही रहा था नरेटिव। एक नरेटिव और आ गया तो ठीक है, एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी बी लाइक दिस, तो वाई देयर इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट। तो दिस इज़ द पॉइंट। तो अभी पंजाब में तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं है ये इस बात पे। तो ऐसा है कि अगर आप सच को दफन करने की कोशिश करोगे तो ये और उभर के निकलेगा। तो सतलुज के बहाने से जो पंजाब में जो हो रहा है, जो काउंटर इंसर्जेंसी जो कश्मीर में हुई है, जो नॉर्थ ईस्ट में हुई है, या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे बेसिकली जो द फाउंडेशनल पॉइंट है, जब ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो तभी भी आर्म्ड स्ट्रगल हुए हैं। एक धारा थी जो स्वतंत्रता सेनानियों की, वो आर्म स्ट्रगल करते थे। चंद्रशेखर का हमें पता है, उनका यूपी में इनकाउंटर हुआ था, तो उनका रियल इनकाउंटर था, फेक इनकाउंटर किया जा सकता था, रियल इनकाउंटर था दैट वाज। तो कभी भी इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का केस ब्रिटिश टाइम में नहीं मिलता। उन्होंने भगत सिंह का भी ट्रायल किया। तो ये जो डिसअपीयरेंसेस करनी ये इंडियन सिस्टम में हमें मिला है। तो ये बड़ी बात है कि कॉलोनियल स्टेट ने कम से कम हमारी डिसअपीयरेंस नहीं की है। तो हम वाई वी आर प्रोसीडिंग अहेड और बैकवर्ड्स। तो ये एक बड़ा सवाल है कि काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशंस हैं उसमें आपको जो रूल बुक है, जो लॉ है, उसको आपको मानना है या आपको छोड़ के करना है। अभी तो सीधा बोला जा रहा है कि इसका तो कोई लीगल तरीका ही नहीं है। तो जैसे इजराइल कर रहा है, गाज़ा में कर रहा है या ईरान में कर रहा है, तो आप पूरे घर को जला दो, है ना, उसके गोशाए गंदम को जला दो, जैसे इकबाल ने कहा था। तो ये बात क्या हुई? मतलब कि आपको एक रूल ऑफ लॉ है, या तो अगर आप पुलिस फोर्स को बोल दो। अगर सलवा जुडिम का जजमेंट आया था 2011 में, आपको भी शायद पता होगा, निज्जर साहब का जजमेंट है, बहुत ज़बरदस्त जजमेंट है। जो ये विजिलेंटे ग्रुप्स हैं, पुलिस को जब आप विजिलेंटे ग्रुप्स बना दोगे तो यू आर कॉलिंग अ वेरी वेरी मेस। तो जो सतलुज ने जो एक डर्टी ट्रुथ था इंडियन स्टेट का, उसको अनर्थ करने की कोशिश किया, उसका वन साइड ऑफ द स्टोरी। अगर आप पंजाब में कभी रूरल हिंटरलैंड में जाओगे, उस दौर की किताबों को पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि KPS गिल का और उस टाइम की जो पुलिस है, सतलुज हैज़ गिवन अ वेरी फेयर पोर्ट्रेल। इससे बहुत बड़ा कुछ हुआ था, वो नहीं हुआ है। तो अगर आप, मेरे को ये है कि अगर नेशन को जाना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि वेयर द हेड हेल्ड हाई, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। तो अगर आपको फियर को दूर करना है तो सच सुनना पड़ेगा। तो ये सच कहने की कोशिश है जो पहली दफ़े भारत में एक बड़े स्केल पे गया है उस फिल्म की वजह से। मेरे को लगता है ये, अगर इसमें कुछ नहीं बात आई है, कई लोग बोल रहे हैं कि दूसरी साइड भी थी जो आतंकवादी कर रहे थे, बिल्कुल गलत था वो, तो उसका भी बात आ जाना चाहिए। अगर कश्मीर फाइल फिल्म बन सकती है या केरला फाइल बन सकती है, तो फिर सतलुज पे इतना बवाल क्यों है? तो जो हमने लार्जर क्वेश्चन आपको पहले बताया दूसरे एंगल में, मेजॉरिटेरियन स्टेट में आप एक किस्म का सच दिखा सकते हो, दूसरा जब दिखाओगे तो ऐसे बवाल होंगे। तो सतलुज भी इसका अपवाद नहीं है।
लेकिन आप लोगों से मिलते हैं, जानते हैं, तो वो एक सवाल हम लोगों से ज़रूर पूछा जा रहा है कि भाजपा, क्योंकि इतनी सारी जैसे प्रोपेगेंडा फिल्में आई हैं, सब चीज़ें आई, सारी तरह की फाइलें देखी, धुरंधर देखी, तो भाजपा ने, सरकार ने ही इसको बैन क्यों लगाया? क्योंकि लोगों को लगा था कि ये तो कांग्रेस काल में हुआ था, केपीएस गिल कांग्रेस, भले ही वो सिक्योरिटी है मोदी जी के चले गए हों, भले ही बेन सिंह अब भाजपा में, उनके पोते भाजपा में आ गए हों, तो उन्होंने क्यों बैन किया? ये बड़ा एक सवाल है, अगर इसका जवाब ऑडियंस को दें। हाँ जी, ये देखो, ये जो पंजाब के हवाले से या कश्मीर के हवाले से या नॉर्थ ईस्ट के हवाले से, ये ना जो चीज़ें डिसाइड होती हैं, काफ़ी लोग ये मानते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के होती हैं। तो इसमें जो सिक्योरिटी का एंगल होता है, सिक्योरिटी एजेंसीज का एंगल होता है, उनका भी एक बड़ा अमल दखल है जो ये होता है। अगर आप देखोगे कि मतलब कि अभी केपीएस गिल जो हैं, पंजाब में किसी गांव में चले जाइए रैंडमली, किसी को बिना बताए, तो आप उनका सर्वे कीजिए, उनके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। तो लाइक दे आर हैविंग द बैड इम्प्रेशन ऑफ अ पर्सन, वेरी ब्रूटल वन। तो एक तरफ आप इंडिया में कहीं चले जाइए तो केपीएस गिल के बारे में पूछो, ख़ास तौर से हिंदी हिंटरलैंड में जब जाओगे तो वो बोलेंगे कि बहुत बड़े आदमी थे। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये जो इमेज मेकिंग का, इस मेरे को लगता है कि अगर मोदी रजीम में एक अथॉरिटेरियन रजीम को उन्होंने चला के रखना है, तो उनको केपीएस गिल जैसे हीरो डिसमेंटल होते दिखना वो अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि आगे भी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी मणिपुर में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। अगर आपको 30 साल बाद ऐसे ही कोई डिसमेंटल कर देगा, तो आज आपके कहने पे फिर कौन काम करेगा? तो एक लार्जर क्वेश्चन है फंक्शनैलिटी ऑफ द स्टेट का। तो उसमें ये है कि बीजेपी, और रादर इंटरेस्टिंगली आप देखिएगा कि इसमें तो कांग्रेस को जितना, और आज आए ये प्रधानमंत्री भी अभी आए हैं, तो उन्होंने तो सतलुज का रेफरेंस भी नहीं दिया। तो वो एक बड़ा पॉइंट था कॉर्नर करने के लिए कांग्रेस को। पर वो जो एक ट्रेडिशनली बोला जाता है भी यहाँ पे फिर यहाँ सब मिले हुए हैं, तो ये हो सकता है, ये एक इंटरप्रिटेशन है, इसमें क्या सच है क्या नहीं है ये तो वो जानते हैं। बट ये सुजेस्ट यही करता है कि देयर इज़ अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू डील विद अ मिनॉरिटी विद द बॉर्डर स्टेट। तो उसमें फिर वो जो अर्थमेटिक होता है इलेक्शन का, जो कॉमनली प्ले करता है, उससे परे की चीज़ें भी होती हैं। तो मेरे को लगता है कि सतलुज का बैन उसी को सजेस्ट करता है। आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझाई। एक बार हमारे ऑडियंस को अपना ज़रूर वो चैनल का नाम बताइए कि आपसे अगर देख सकें। हाँ जी, मेरा नाम गुरशमशीर सिंह है जी। हमारा चैनल है एजेंडा पंजाब। आप फेसबुक, यूट्यूब पे जाके पंजाब को हम कवर करते हैं, पंजाबी और इंग्लिश में हम काम करते हैं। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, इनसे अच्छे पंजाब की ग्राउंड रिपोर्ट कोई नहीं दे सकता था, और स्वतंत्र का यही हमेशा प्रयास रहा है कि ऐसे लोगों को लाएं, ऐसे रिपोर्टर्स को लाएं, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को लाएं, इतिहासकार को लाएं, जो आपको सही बात बताएं। क्योंकि आज के दौर में बात सही नहीं बताई जाती, एजेंडा चलता है, और हम लोग अभी तक तो किसी एजेंडे में नहीं है। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी चर्चा के साथ जिसका ताल्लुक़ होगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।